वेलकम टू फ्री वीज़ा इन्फो। आज का टॉपिक है लिथुआनिया। लिथुआनिया की रियलिटी क्या है, यानी कि वर्क परमिट्स जो आपने आजकल नेट में देखे होंगे, वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारा तरह की पोस्ट भी देख रहे हैं आप रोज़ाना कि वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, इतने टाइम में मिल रहे हैं, इतने पैसों में मिल रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं लोग, मगर आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा कि किसी का वर्क परमिट लगा है वीडियो में, खासतौर पर यूट्यूब में और फेसबुक में तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि उनके वीज़े इशू हो रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट वीज़ा तो इशू हो रहे हैं, मगर वर्क परमिट का मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी फ़िलहाल। हो सकता है मिले भी हों, मगर मेरे साथ मेरी नज़रों से कोई नहीं गुजरी वीडियो। लोगों ने अप्लाई भी किए हैं, वेट कर रहे हैं, हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में लिथुआनिया के वर्क परमिट की रियलिटी क्या है। अच्छा, अब लोगों को ये नहीं पता, चलें जॉब तो खैर लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, 10 हज़ार से कर रहे हैं, उनका अपना अपना राइट है सबका। अब लोगों को ये नहीं पता भाई ये लिथुआनिया है कहाँ, सही है, और उसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, और इसकी एम्बेसीज किधर है। मैं बात करने लगा हूँ पाकिस्तानियों के लिए, सही है। इंडियंस की जो एम्बेसी इंडिया में है उनके लिए है। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। पाकिस्तानियों को अप्लाई करने के लिए वर्क परमिट, यानी कि इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए या तो दुबई जाना पड़ता है, अज़रबैजान हो गया, बाकू हो गया, या किर्गिस्तान हो गया, या आप जाओगे तुर्की। ये 4-5 कंट्रियाँ हैं, सही है। तो शुरू शुरू में तो दुबई दे रहा था और अज़रबैजान दे रहा था, और बाकी कंट्रीज़ का मुझे इतना नहीं है कि उन्होंने ऑप्शन खोलेंगे नहीं खोले। अब इसमें वर्क परमिट अप्लाई किस तरह करते हैं, जब वर्क परमिट आ जाता है तो अपॉइंटमेंट किस तरह अप्लाई होती है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। देखिए इसमें दो दो कन्फ्यूजन है। एक तो वर्क परमिट को लोग समझते हैं कि वीज़ा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लिथुआनिया में सबसे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है। जब आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी 2 लैंग्वेज में होना चाहिए। कोई वो आपको एक लैंग्वेज में देता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काबिल नहीं है, वो यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए भी, और आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं समझ लें। सबसे बड़ी बात, एक तरफ स्लोवेनियन लैंग्वेज में लिथुआनियन लैंग्वेज में होगा, एक तरफ होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि ट्रांसलेट भी होगा उसके साथ साथ। तो ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, माइग्रेशन की वेबसाइट, सारा चीज़ सब चीज़ें मेंशन है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देने, या जो भी आपकी सेटिंग है एजेंट से या कंसल्टेंट से, उसके बाद आपके पास लेटर आया था, मेडिएशन लेटर, जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं, इशूंस लेटर जो बोलते हैं ना वर्क परमिट, वो होता है असल मेडिएशन लेटर कहलाता है वो मेडिएशन लेटर 5 से 7 दिनों में निकल जाता है, माइग्रेशन से मिल जाता है उसी वक्त, यानी कि जिस दिन अप्लाई करूँगा इसके एक दिन बाद ही मिल जाता है, वास्तव में 1-2 घंटे बाद मिल जाता है। तो टोटल टोटल मैं लगाऊंगा अगर इसका प्रोसेस 8 से 10 दिनों का प्रोसेस है वर्क परमिट का, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं, किस कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, या डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनके ऊपर है टोटल। कुछ लोग 2 महीने लेते हैं, कुछ लोग 3 महीने लेते हैं, कुछ लोग 4 महीने भी लेते हैं, मगर ओवरऑल प्रोसेस 5 से 7 दिन का, उससे ज़्यादा का नहीं है भाई। अब अगर मैं ऑफिशियल भी जा रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जब आपको मेडिएशन लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपने माइग्रेस पे जाकर, माइग्रेशन की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। जब आप वो फॉर्म फिल आउट करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक नंबर दिया जाता है, इशू माइग्रेस नंबर इशू होता है। जब वो माइग्रेस नंबर इशू होता है, उस नंबर को आप लोगों ने वीएफएस की वेबसाइट में डालना होता है। जब आप ये लिथुआनिया की वाहिद है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि आपके पास वो नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो इस तरह से ये होता है कि जब वो नंबर आपके पास आता है ना, तो वो ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि जेन्युइन नंबर होता है। उससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो मेडिएशन लेटर है या वर्क परमिट है वो ओरिजिनल है या फेक है। है उसके बाद जब माइग्रेस का नंबर इशू होता है, उसके बाद वो नंबर डाल के आपने वीएफएस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने डालना है, उसके बाद आपने डिटेल डालनी है। फिर आपको आगे वो नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा कि भाई ये स्लॉट्स खाली है, यहाँ पर अपनी बुकिंग कर लें आप अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। अच्छा, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी है कि भाई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है,
इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है जो आपकी एक महीने की सैलरी बनती है। फॉर एग्जांपल आपकी महीने की सैलरी बन रही है 800 यूरो, 1000 यूरो, तो इतना अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं टीआरपी, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। अब तो टीआरपी अप्लाई होता है डायरेक्ट। तो उसके लिए आपके पास कम से कम एक महीने की सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, और उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। वो आपने माइग्रेस की वेबसाइट पे जब आप डॉक्यूमेंट्स, अपना फॉर्म फिल, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी पिक्चर, आपके पासपोर्ट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब आपको अपलोड करना है लाजमी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। और कोई बोलता है नहीं करना तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो। देखिए इसकी इसकी मैं आपको सिंपल सी आसान सी मिसाल दे दूँ। आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ जाने के लिए पैसे हैं, यानी कि वहाँ पर, यहाँ से जाएंगे वहाँ पर, तो एक महीने का आपके पास खर्चा तो होना चाहिए ना। कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको सैलरी नहीं दे देगी, आपको काम करने के बाद सैलरी देगी। तो एक महीने के लिए जो आपने खाना पीना करना है उसके पैसे आपके पास होने चाहिए, सही है। और वही पैसे आपके टिकट्स में भी लगते हैं, यहाँ से पाकिस्तान में जाने के लिए लिथुआनिया, उसका टिकट, सही है। बांग्लादेश से, इंडिया से, श्रीलंका से, नेपाल से, जहाँ से भी जा रहे हो आपके पास उसका टिकट के पैसे होने चाहिए। तो बेसिकली ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप वहाँ पर आने के बाद पब्लिक फंड तो सवाल नहीं करेंगे, यानी कि लिथुआनियन गवर्नमेंट से तो नहीं मांगेंगे पैसे। तो सरकार तो आपको फर्स्ट टाइम नहीं देगा, आफ्टर अ मंथ आपको सैलरी पे करते हैं वो, सही है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसकी इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस है 160 यूरो। जब टीआरपी अप्लाई करते हैं एम्बेसी में जाके बीएफएस के लिए, तो उसकी फ़ीस है तकरीबन 160 यूरो। ये स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड जो है इसका प्रोसेस। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है 160 यूरो पे है, और इसका अर्जेंट प्रोसेस जो है 320 यूरो। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है टीआरपी के लिए तो आपको 320 यूरो पे करने पड़ेंगे उनके। अब इसका मैं रिगार्डिंग इश्यूएंस टीआरपी का जो होता है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, जो ऑफिशियल लिखा हुआ है भाई वो मैं बताऊंगा आपको। तो जनरल प्रोसीजर जो है ना, विद इन 3 मंथ्स है, यानी कि अगर आप नॉर्मली जाएंगे विद इन 3 मंथ्स में आपको टीआरपी मिलेगी। हो सकता है पहले भी मिल जाए, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, मतलब मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स का है, सही है। और अर्जेंट में करवाएंगे विद इन 45 डेज। अब यही बात है, विद इन 45 डेज का मतलब ये है कि भाई 20 दिन में मिल सकती है, 30 दिन में मिल सकती है, और 10 दिन में मिल सकती है, नहीं तो फिर 45 डेज में ही मिलेगी आपको। एक तो ये हो गया, तो ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, तो मैंने आपको समझा दिया सारा। अच्छा, जब मेडिएशन लेटर आता है ना, असल वर्क परमिट वहाँ से चेक होता है। जब आपके मेडिएशन लेटर आ जाता है, मैग्रेस से फॉर्म फिल करते हैं, जब मैग्रेस का नंबर इशू होता है, वही आपका ऑथेंटिक नंबर होता है, वहीं से आपको वेरिफिकेशन हो जाती है आपका वर्क परमिट जेन्युइन है, फेक है, सब ये सब आपको पता चल जाएगा। वो जैसे ही आप बीएफएस में डालेंगे, अगर वो तो जेन्युइन होगा, यानी कि वर्क परमिट जो माइग्रेस का नंबर जेन्युइन होगा और वर्क परमिट ओरिजिनल होगा, तो फिर वो आपकी फाइल, यानी कि फिर वो एक स्टेप आगे जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। अगर वो आपका नंबर फेक ही होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा ये यानी कि इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है। अच्छा, जब आप बीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल नहीं लेते बेसिकली। ये आप तो सिर्फ चेक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने पड़ते हैं। तो आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है, इसको भी आपने ओरिजिनल लेके जाना है, इसको मुफा से अटैच कराना है। सिर्फ और पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वहाँ से आपको अटैच कराना है। इसमें कोई डबल लीगलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल लीगलाइजेशन करवानी है, यानी पहले आपने लिथुआनियन एम्बेसी से करवानी है, फिर मुफ्त से करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल भी रख सकते हैं आपका वो, और हो सकता है वो आपसे बोले आप इनको वैसा करके दिखाएं ऑनलाइन। तो असल चीज़ होती है आपकी ये पुलिस सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस पे करने के बाद फिर आपको एक ईमेल आती है अपॉइंट उसके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन केस दुबई में हैं और वहाँ पर आपका लंबा स्टे है, यानी 1 हफ्ते का स्टे है, तो आप वहाँ पर बैठ के भी इंटरव्यू दे सकते हैं ऑनलाइन। या तो आप कराची आ जाएँ या पाकिस्तान वापस आ जाएँ, तो वहाँ से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे सेम इसी तरह से आप अज़रबैजान जाते हैं, बाकू में आके आप सबमिट करते हैं फ़ाइल, वहाँ से आने के बाद भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं ऑनलाइन।
इंटरव्यू ज़्यादा 5 से 6 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता इसका इंटरव्यू। बहुत बहुत 5 मिनट, और ज़्यादा 10 मिनट हो गया। उसमें टोटल जो आपसे पूछा जाता है वो आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा। कंपनी के बारे में, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए आपके पास, कंपनी कहाँ पर वाक़ई है, यानी कि किस स्टेट में, कौन से एरिया में, आपको सैलरी किस तरह से मिलेगी, बैंक में मिलेगी, कैश मिलेगी, ये भी पूछ लेते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट होता है भाई। यानी ये एम्बेसडर जो होगा पूछने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के सवाल पूछता है। वो आपके काम के बारे में पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान में काम किया या इंडिया में काम किया, बांग्लादेश में कहाँ पर काम किया है, उसके बारे में बताएं, काम की डिटेल बताएं, कौन कौन से काम करेंगे वहाँ पर जाके आप। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर वो उसको लगता है कि आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, असल चीज़ होती है उसको सेटिस्फाई करना। अगर कोई बोल रहा है कि इसका 100% वीज़ा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। क्योंकि लिथुआनिया जो है ना, बेसिकली वहाँ पर एक लिथुआनियन लैंग्वेज बोली जाती है और रशियन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अभी तक तो मेरी नज़र से कोई वर्क परमिट गुजरा नहीं जिसका लगा हो, किसी ने बोला हो कि मुझे मिल गया हो सकता है मिल गए हों। बहुत सारे लोग क्लेम भी कर रहे हैं हमें मिल गए वीज़े, और बहुत सारे एजेंट लोग बोल भी रहे हैं कि हमें मिल गए। सही है। अब दूसरी, अरे एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको। अच्छा, जब आप वर्क परमिट आप पर आता है, यानी कोई भी एजेंट आपको मंगा के दे रहा है वर्क परमिट, तो आप उसको उसको वेरीफाई किस तरह करेंगे, या आप उससे ऑथेंटिकेशन किस तरह मांगेंगे। सही है। जब आपका मेडिएशन लेटर आता है ना, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि एक लेटर आ गया आपके पास वर्क परमिट का, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट है, आपको इतने दिन से इतने दिन तक अप्लाई करना है, या इतने दिन से इतने महीने के दरमियान अप्लाई करना है। वो आप सर्टिफिकेट मंगवा लें उससे। या तो एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये कि जब वो डॉक्यूमेंट आपको ईमेल पे करे या कुछ भी करे, तो वो डॉक्यूमेंट बेशक आप उनसे बोले, या कंपनी या एजेंट जो भी है उससे बोले, वो डॉक्यूमेंट, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको आप एम्बेसी भी सेंड करो मुझे अपने इस ईमेल में सीसी रखकर, ताकि फेक हो या ओरिजिनल हो आपको पता चल जाएगा वैसे भी। मगर पता तो उसी वक्त चल जाएगा जब आप मेडिएशन नंबर आता है और माइग्रेस में अप्लाई करते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, उस वक्त भी आपको पता चल जाएगा। मगर इन केस अपनी तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो चल रही है आजकल मार्केट में, जो मैंने देख रहा हूँ, 6,000 7,000 यूरो चल रही है। कुछ डन पे भी कर रहे हैं हमें, जैसे कि मैंने पढ़ा भी है, कोई मांग रहा है 30 लाख रुपए, कोई 10,000 यूरो मांग रहा है। वो डिपेंड करता है अपने अपने लोगों पे, अपने अपने पैसे मांग रहे हैं लोग अपने अपने। मगर इतना ऐसा कुछ नहीं है, इतना महंगा है भी नहीं है भाई। ये मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको उसके रेट बता दूँ, 1,500 यूरो से ज़्यादा के रेट नहीं है इसमें, मैक्सिमम। उससे ज़्यादा का रेट है ही नहीं है ये, क्योंकि मैंने खुद मंगवाए हैं बहुत, दोस्तों के भी अपने भी, यानी कि अपने दोस्तों के मंगवाए हैं, इससे ज़्यादा तो जानने वालों को मंगवा के दिए, उससे ज़्यादा के रेट नहीं है। लिहाजा जब भी आप अप्लाई करें किसी भी एजेंट से, किसी भी थ्रू, तो सोच समझ के अप्लाई करें। पहले पहले तो सबसे पहले जान लें ये कहाँ पर है लिथुआनिया, उसको सर्च कर लें गूगल पे, मैप पे देख लें कहाँ पर है, तो आपको इजी भी हो जाएगा समझने में, क्योंकि इसमें खर्चा है। पाकिस्तान से दुबई जाओ, अज़रबैजान जाओ या तुर्की जाओ, या कहीं भी जाओ, वो आपका खर्चा है। फर्स्ट टाइम तो आपका खर्चा होगा, फिर वापस आना है आपको। अगर वहाँ पर स्टे करोगे तो और ज़्यादा खर्चा होगा। तो बेहतर ये कि आपको वापस ही आना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आप लोग ही को ये समझ में आ गया होगा लिथुआनिया के बारे में। और जितने भी लोगों को देखोगे आप यूट्यूब में, उन्होंने कोई इतने खास नहीं बताया, वो मैं देखता रहता हूँ कभी कभी, मतलब लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, उनके पास कोई हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनकी बातों में। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें कोई इतनी खास रियलिटी बताई नहीं गई, ना उसमें कुछ बताया गया है क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह अप्लाई किया जाता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको रियलिटी का पता चले, फीसिस के बारे में पता चले, मेडिएशन लेटर के बारे में पता चले, अप्लाई किस तरह करना है, अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, इन सब बातों के बारे में पता चलना चाहिए आपको। हो गया, तो लिहाजा अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो सोच समझ के करे, इंडस्ट्री चेक कर ले पहले कहाँ पर कर रहा है वो। बाकी आप सबके लिए अच्छी दुआएं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे भाई, जो भी अप्लाई कर रहे हैं जिस जगह पे। और बाकी कोई सवाल हो आप लोग लिथुआनिया के बारे में या किसी चीज़ के हवाले से बारे में,
तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करूँ, और कोशिश ये करूँगा ताकि आप लोगों को सब बात समझ में आए। इसी तरह से मेरा और भी नॉलेज है, मैं आपको और भी नॉलेज शेयर कर दूँगा रोमानी के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग ये वर्क परमिट किस तरह मंगाते हैं रोमानिया के, खुद ही कंपनी खोल के मंगवा सकते हैं आप वर्क परमिट, अपने भी, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो कि एजेंट लोग का बहुत कर रहे हैं यहाँ पर आराम से। इसमें इतना ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी रोमानिया के बारे में। उसमें कंपनी खोल के, अपनी खुद की कंपनी खोल के आप वर्क परमिट किस तरह से मंगवा सकते हैं, और किस तरह अपने आप को भी हायर कर सकते हैं, किस तरह अपने दोस्तों को भी हायर कर सकते हैं उस कंपनी में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।